नमस्कार दोस्तों गजब का सीढ़ियां, गजब का गलियां, शानदार कुर्सी, बहुत ही शानदार एसी की ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही खूबसूरत बोतल बंद पानी और शानदार अंदाज में आप विकसित भारत के सपना इन तमाम परिस्थितियों के बीच देख रहे होंगे। और इन सारे परिस्थितियों के साथ आपके मन में विश्व के मानचित्र पर हमारा भारत देश का इकोनॉमी तीसरे नंबर पर कब पहुंच जाएगी, आप इसी बात का इंतजार भी कर रहे होंगे। आपके संवाद, आपके डायलॉग लगातार इस भारत देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, जिनका अपनी नेटवर्थ और अपनी रहीसी विश्व के तमाम रईस और कद्दावर लोगों के समकक्ष हो, यानी एक बराबर हो, पैरेलल में हो। और इन सारे परिस्थितियों के बीच अगर कोई आपको अगर याद दिला दे और हिला दे और डिगाते हुए पूछे कि इस देश में गरीबी का स्थिति क्या है, कोई आपसे ये पूछ दे कि इस माहौल के बीच में क्या सच में आपको पता है इस भारत देश के भीतर एक बहुत बड़ा तबका जो करीब करीब 90% तक है, उसकी कोई भागीदारी इस भारत देश को न तो चलाने में है और न ही उसको चलाने देने की स्थिति को ला पाने के देने की स्थिति है। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर बहुत संख्य तबका इस पूरे माहौल से दूर है, लेकिन आप तो खोए हुए हैं चकाचौंध के बीच, ठंडी हवा के साथ सपने बुन रहे थे विकसित भारत का। तो ये बात किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, और इस पे आप एक ही झटके में चौंक सा जाइएगा। दरअसल एक ऐसा माहौल संसद भवन के, इस माहौल में कोई भी सांसद खास तौर पर यदि वो सत्ता के भीतर है, वो मंत्री है, तब तो आप बखूबी कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसको ये बात पता भी होगा कि इस भारत देश के भीतर में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या होगी। आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कि इस भारत देश के भीतर में आदिवासी किन परिस्थितियों के भीतर रहते हैं। सत्ता में बैठे हुए सारे लोग जो संसद के भीतर है, उनको इस बात का एहसास होगा ही नहीं कि पिछड़े तबके के बीच की जो आर्थिक त्रासदी होती है वो कैसे होती है। इस सच में इस भारत देश के भीतर मुसलमान केवल खुली हवाओं में सांस लेने के लिए भी बेचैन हो सकता है, यह भी उसके मन में नहीं है। लेकिन तमाम सारे सवालों को उठाते हुए पहली बार संसद भवन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर बैठे, तो आप सोचिए कि कितना हंगामा होगा, कितना शोर होगा। और किसी को समझ में पहले राउंड में आएगा ही नहीं कि ये आखिर बोल क्या रहे हैं। और शायद यही परिस्थिति आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समझ ही नहीं पा रही थी कि जिन सारे बातों का जिक्र राहुल गांधी संसद भवन में कर रहे हैं, उसका बजट से क्या लेना देना है। भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस स्थिति को भाप ही नहीं पाए कि इस भारत देश के भीतर एक आम नागरिक, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा सेना में शामिल क्यों होना चाहता है, वो पक्की नौकरी क्यों खोजता है। और इस भारत देश के भीतर में सेना का मतलब लोगों के साथ न केवल सामाजिक और आर्थिक तौर पर, बल्कि ये कहे कि राष्ट्रीयता के आधार पर भी लोगों की भावनाओं से वो जुड़ा हुआ होता है। आप उसको सरोकार का उस सरोकार से उसको अलग कर नहीं सकते। इस भारत देश के भीतर में संसदीय मंत्री भी इस बात को कहाँ जान पाए कि इस भारत देश को चलाने वाले लोगों का जिक्र अगर कोई कर रहा है, उस चलाने वाले लोगों में अंबानी अडानी का भी अगर जिक्र होता है, तो फिर उनको खामोश क्यों किया जाए, केवल इसलिए कि वो लोग संसद भवन के भीतर नहीं है और नियम कायदे के तहत के लोकतंत्र का मंदिर क्या चलने लग जाए। और चलते हुए इस भारत देश के भीतर के लोगों को इस बात को भूल जाए, और लोगों को भूलना, और क्यों लोगों को भूला जा रहा है, इसका कोई नियम कायदा ना हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जिक्र आज शायद निद्रा में सोई हुई मौजूदा सरकार का जगाने का काम राहुल गांधी ने जिन आधारों पे किया, जिन बेस पे किया, जिन पिलर के आसरे उन्होंने एक लंबी लंबी रेखा खींच करके दिखाया कि दरअसल किस तरीके से अभिमन्यु को चक्र में घेर करके मारा गया था। और मारने वाले जो 6 लोग थे, उसमें कृपाचार्य भी थे, उसमें कर्ण भी थे, उसमें शकुनी मामा भी थे, उसमें अशुभत्थामा भी थे, उसमें कृपा वर्मा भी थे। तमाम सारे नामों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो चक्रव्यूह मौजूदा सरकार ने बना दिया, उस चक्रव्यूह के दायरे में कहीं किसान फंस गया, कहीं इस भारत देश के युवा फंस गया, कहीं इस देश की महिलाएं फंस गई, कहीं मजदूर फंस गया। और सरकार अपने तौर पर अस्त व्यस्त है। और इस चक्रव्यूह के भीतर में जो मौजूदा 6 लोग हैं, वो में 2 और 4 लोगों का जिक्र तो हमेशा किया जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके इशारे पे चलती है। संघ को
इनके इशारे पे चलना पड़ता है और सियासी तौर पर इनकी सत्ता इस भारत देश के तमाम कॉरपोरेट के साथ नहीं जुड़ी बल्कि अपने मित्र कॉरपोरेटों के साथ जाकर जुड़ी। उसमें अंबानी अडानी का नाम भी खुल करके राहुल गांधी लेते रहे हैं और ये लोग खुल करके इनकार करते रहे हैं। लेकिन इस 6 लोगों की टीम में जो भारत देश के भीतर जो अलग अलग क्षेत्रों के भीतर चक्रव्यूह रच रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस देश के कॉरपोरेट अंबानी और अडानी, उसके साथ सरसंचालक मोहन भागवत और इस भारत देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम भी आज राहुल गांधी ने यह कहते हुए लिया कि दरअसल एक पूरे चक्रव्यूह को बनाने के लिए यानी पूरी पार्टी हो सकती है, स्वयंसेवकों की टीम हो सकती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बीच का एक कहते हैं ना कॉकस होता है, वो उसके कौन से ऐसे 6 लोग हैं। तो उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से ये 6 नाम ले लिए, अजीत डोभाल और मोहन भागवत का नाम जोड़ दिया। इस 6 में 2 नाम। और इस भारत देश के भीतर में कैसे कॉरपोरेट की मोनोपोली हो गई, कैसे इस देश की संस्थानों के मोनोपोली संस्थानों को खत्म करते हुए सत्ता ने अपने हाथ में बागडोर ले लिया और किस प्रकार से वो राजनीतिक तौर पर भी सत्ता अपने मुट्ठी में रहे और सियासत अपने हिसाब से चले, इसी धारणा के भीतर हर कोई इस देश में आकर फंस गया है या फिर उनको फंसा लिया गया है। शायद इसीलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब शिव जी की बारात चाहिए। अब शिव जी की बारात का मतलब है भोले शंकर का बारात का मतलब होता है, ना उसके अंदर जाति ना मायने रखता है, ना धर्म मायने रखता है, हर कोई उसमें समा सकता है क्योंकि एक में उत्साह उल्लास होता है और यही शिव जी की बारात इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। यानी इस दौर में दरअसल ये परिस्थिति है जो संसद भवन के भीतर आज जो कुछ भी हुआ और एक एक करके नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर की क्लास भी ली गई और सवाल ऐसे में उठता है कि, और इस बात का सवाल कहीं बड़ा होता है कि जिन सारे बातों का जिक्र संसद भवन के भीतर इससे पहले कोई भी मंत्री कोई भी सांसद करता नहीं था, उन बिंबों के आश्रय नहीं करता था जिन बिंबों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी कहते रहे कि हम ही 2 आदमी, हम पार्टी हैं, हम ही इनकी संस्कृति को समझते हैं और हिंदुत्व की सही सोच हम ही जानते हैं, हमें ही पता है। उसी बिंदुओं को लेकर के राहुल गांधी ने आज एक ऐसी धागे में तमाम सारे परिस्थितियों को लाकर पिरो दिया, समाहित कर दिया, जिसके बाद इस बात का सच एक ही झटके में निकलकर बाहर आ गया। क्या सच में इस भारत देश के भीतर में अलग अलग कब्जा चक्रव्यूह के जरिए किया गया है? should be allowed to own the entire Indian money. So one element of the Chakravyu is coming from the concentration of financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. जाहिर सी बात है कि ये लोकतंत्र के मंदिर की कहते हैं ना निद्रा को, इस नींद से उसको जगाना है। जब खुलेआम खुले तौर पर विपक्ष का नेता राहुल गांधी इस बात कहने पे आ गए कि इस देश के वित्तीय संस्थान हो, इस देश की जांच एजेंसियां हो या इस देश के एग्जीक्यूटिव पावर हो, उसी के ऊपर कब्जे की पूरी लड़ाई वर्तमान में मौजूदा सत्ता कर रही है, जिन माध्यमों से कर रही है उसके भीतर बड़े बिजनेस घराने खास तौर पर अंबानी और अडानी का जिक्र होता है। इस भारत देश के भीतर में एजेंसियां जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर बीते 10 सालों के भीतर संसद भवन के भीतर कैसे कब्जा मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, यह देश से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बजट पर चर्चा करते समय कोई अगर इन परिस्थितियों और इन बिंदु के आश्रय अगर इस बात का जिक्र करे कि आप नोटबंदी लेकर के आए, आप जीएसटी लेकर के आए, रोजगार कैसे खत्म हो गए, एमएसएमई कैसे ध्वस्त हो गया, और इस दौर में आप युवाओं को जब इंटर्नशिप देने का जिक्र करते हैं तो वह भी कितना फ्रॉड है, क्योंकि आपने युवाओं को टांगे तोड़ डाली, उसके बाद आप मरहम पट्टी करके आप उसका इलाज करने का सोच रहे थे। इससे बड़ी त्रासदी इस देश में और कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या सच में पार्लियामेंट का कोई सरोकार इस भारत देश के सरकार से, कोई देश की आम जनता से सरोकार नहीं बन पा रहा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी संसद भवन के भीतर करते हैं? और राहुल गांधी बिल्कुल कोई अलग बात का जिक्र करते हैं जिसका संसद से कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। और जाहिर सी बात है, 2 परिस्थितियों के बीच आज कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस भारत देश के भीतर में हर वो सेक्टर, हर वो
क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवेज हो, रोड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, सीमेंट सरिया इस भारत देश के रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो तेल कंपनियां हो, चाहे पूरे प्रक्रिया के भीतर आपके जीवन से जुड़े हुए तमाम सारी चीजें, तमाम सारी वस्तुएं अगर सरकार ने इनसे पल्ला झाड़ करके और कॉर्पोरेट के हाथ में थमा दिया है, और उसके बाद अगर आप अंबानी और अडानी का जिक्र पार्लियामेंट संसद भवन के भीतर करते हैं और स्पीकर से लेकर के संसदीय मंत्री को इस बात पर आपत्ति हो और वह नियम कायदे का जिक्र करने लगे, तो दो संदेश बहुत साफ होता है। इस भारत देश में आम लोग, आम जनता, या फिर ये कहे कि राहुल गांधी जिस 17% का जिक्र संसद भवन के भीतर करते हैं, जिसके भीतर दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़ा तबका होता है, जो करीब करीब 70% पहुंच जाता है, उस तबके से वर्तमान समय में किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने एक तस्वीर को हाथ में आज रखे हुआ था, वो बजट के समय वो हलवा बनाने की वो तस्वीर होती है जिसके भीतर वो फाइनेंस मिनिस्टर हलवा खाती है और दूसरों को खिलाती है। उनके आसपास जो 5-6 जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसमें वो कोई वो जाति समाज का नहीं जिसमें 70% ज्यादा का योगदान जिस समाज में, जिस जाति का है, उसमें से कोई। और पार्लियामेंट के भीतर अगर पहली बार विपक्ष के नेता ये बात कहते हुए आगे आए कि इस भारत देश के पूरी की पूरी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जिसको सियासत ने अपने अनुकूल बनाने के लिए सारी चीजों को अपने कब्जे में, अपने मुट्ठी में ले लिया, चक्रव्यूह को तौर पर उसको रच बसा लिया, और उसमें शामिल इस भारत देश के भीतर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी रहते हैं और सह संचालक मोहन भागवत भी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल एक ही झटके में आपके सारे, कहते हैं ना, मन की झकझोर के रख देगी। आरएसएस इस भारत देश में इस दौर में बीजेपी से कुछ हटके नजर आने लगी और सत्ता को निशाने पे लेने लगी, लेकिन सबको देश में पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ में काम करते थे, प्रचारक के तौर पे काम करते थे, वहां से निकले तो बीजेपी के संगठन में आए और इस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये पूरे बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन और पीछे संघ का कतार है। अजीत डोभाल का नाम, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो दिल्ली जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर के भीतर हुआ, जब अरुण कुमार और अस्थाना जो कि स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के भीतर और एक डायरेक्टर थे, इनके बीच के झगड़ों को लेकर के जो हंगामा मचा था, जो बवाल हुआ था, उस समय के जो डायरेक्टर अरुण कुमार को साइड लाइन करने के लिए जो दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में जो ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे, वो एनएसए अजीत डोभाल थे। यानी ये कहे कि सेंसिटिव मामलों में जहां पर सत्ता को ऐसा लगे कि उसके सामने कोई रोरा खड़ा है और गवर्नेंस के तौर पे है, तो सामने अजीत डोभाल आ जाते हैं। अगर पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर या कार्यकर्ताओं के तौर पर मुश्किल हालात है, तो वहां पर मोहन भागवत आते हैं। इस भारत देश के भीतर वित्तीय संस्थानों को अपने अनुकूल करके पार्टी के पास बहुत बड़े तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग कैसे पहुंचते रहे, इसके लिए अंबानी और अडानी है मौजूद। और इन सारे परिस्थितियों के भीतर नकेल अपने हाथ में रख करके सत्ता को बांधना और चलाना है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इन्हीं सारी बातों को डिकोड करते हुए राहुल गांधी ने इस भारत देश के जिस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र बजट के साथ जोड़ करके संसद भवन के भीतर किया, ये परिस्थिति आज से पहले संसद के भीतर, ये कहे बीते 10 सालों में कभी किसी ने पार्लियामेंट के भीतर ये सुना नहीं होगा। तो जरा आप खुद ही सोच के देखिए कि 2011 की कास्ट सेंसस यानी जनगणना, और जो जनगणना जो परिस्थितियों का आधार बनता है, 2011 का जनसंख्या जनगणना, 13 साल हो गए, जो 2021 में जनगणना होना था लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए संसद भवन के भीतर जब राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं इस सदन के भीतर जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस पास करूंगा, तो आप इंतजार कीजिए, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुराने लगते हैं। जब जिक्र अंबानी अडानी का करते हैं और इन बातों का जब जिक्र करते हुए जब किसानों को एमएसपी कानून की शक्ल में होनी चाहिए, इसका जिक्र करते हैं, तो एक ही झटके में संसदीय मंत्री खड़े हो जाते हैं, किरण रिजिजू। तो उनको इस कहना पड़ता है कि इससे पहले अंबानी और अडानी का नाम न ले, तो राहुल गांधी ने उनको A1 और A2 कह दिया। फिर कहा कि दरअसल संसदीय मंत्री को यह कार्य सौंपा गया है कि आप उनको डिफेंड करें। अब देख लीजिए, मैं समझता हूँ मंत्री जी को, अदानी जी और अंबानी जी को A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।
अब ऐसे में अंबानी और अडानी का नाम सामने आने पर हो सकता है कि इस दौर में अंबानी के दौर में विवाह उत्सव में प्रधानमंत्री के शामिल होने की कोई तस्वीर आपकी आंखों के सामने हो। और इसी दौर में इंडिया गठबंधन और अंबानी के विवाह समारोह में लोग पहुंचे थे कितने। पहले कतार में बैठे हुए अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, तीसरी कतार में बैठे हुए सुप्रिया सूले भी पहुंचे थे, कांग्रेस के भी कई बड़े नेता गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पहली बार संसद भवन के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपनी मौजूदगी उस पूरे समूह के बीच में खड़े होकर के भी नैतिक साहस के साथ जिस रूप में इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को रख रहे हैं, उसके भीतर निशाने पर इस भारत देश के चाहे वह लोग आ जाएं, जिन लोगों के संबंध भारत की राजनीतिक ने शायद यह कह सकते हैं आपकी कैसे वह भी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर कर रहे हो, या फिर ऐसे में सियासी तौर पर पॉलिटिशियन के साथ कॉरपोरेट के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। आप ये बात कह सकते हैं कि पुराने। लेकिन इस दौर में आप ध्यान दीजिए कि इससे पहले क्या कभी किसी नेता ने संसद भवन के भीतर खड़े होकर के उठ करके कॉरपोरेट का नाम इस अंदाज में लिया हो, इस तर्ज पर लिया हो और सत्ता पक्ष को निशाने पर यह कहते हुए लिया हो कि आप उनको बचाना चाहते हैं और आपको यह काम सौंपा गया है। और इस दौर में जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए जो नेता जो कोई भी गए होंगे, और उसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे जो नेता गए होंगे, हो सकता है उनकी आंखों में भी शर्म रेंग रही होगी, क्योंकि इस दौर में भारत देश की परिस्थिति इतनी नाजुक है। ये राहुल गांधी के कमोबेश यात्रा के बाद की परिस्थिति से भी समझा जा सकता है। जब वह सुल्तानपुर पहुंचे तो वहां एक मोची से मिले, एक जूते सिलने वाले से मिले, उस मोची से जो बातचीत किया वो सारी बात आज संसद भवन के भीतर उन्होंने जिक्र किया कि उस मोची ने कहा, राहुल जी मेरे जीवन में मेरे सम्मान केवल मेरे पिताजी से मिला और किसी से नहीं मिला, यानी संविधान सबको बराबरी का हक दे और हक भी आर्थिक तौर की परिस्थितियों से जुड़ने का जिक्र भी हो। लेकिन इस भारत देश के भीतर में जितने पायदान बना दिए गए हैं उसके भीतर संसद का ही तो देन है, राजनेताओं का तो पॉलिटिशियंस, यानी ये कहे कि वर्तमान जो निद्रा में सोए हुए जो नेता है शायद राहुल गांधी उन्हीं को तो जगा रहे हैं और उन्हीं के भीतर वही सारे लोग हैं उसके भीतर जहां पर लोग कोई खराब भी होना नहीं चाहता, लगातार हर चीज को डेवलप भी करना होता है। यानी ये कहे कि भारत देश की राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की परिस्थितियां इस भारत देश के संसदीय व्यवस्था के भीतर कैसे शामिल हो सकता है, और भारत देश की हर राजनीति जो सांसद को समाज से काट देती है और उस कट कर अपने आप को वीआईपी मान लेता है। इस बात और इस मानसिकता पर चोट राहुल गांधी इन परिस्थितियों के साथ बताते समझाते हुए करने लगे जब वह जिक्र महाभारत में चक्रव्यूह का कर रहे थे। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? शेर को एड्रेस में बताता हूँ सर। शिव की बारात होती है। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। ये कोई आसान बात नहीं है जो राजनीतिक पार्टी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती हो, जो पार्टी हिंदुत्व के आश्रय अपने वोटों के ध्रुवीकरण को देखती हो, जिस पार्टी ने यह बात मान लिया हो को हिंदुत्व की समूची संस्कृति और उसकी समूची विधा की असल में वही हकदार है, उसी पार्टी को उसी के नज़रिए से पाठ पढ़ाया विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। और उनके इस क्लास में जो भी सामने कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा हुआ वह एक ही लिहाज से धबते चला गया, क्योंकि इस दौर में नैतिक बल जो है वो नेताओं के पास, मंत्रियों के पास बचा नहीं है। और इस दौर में आप ध्यान दीजिए
इस भारत देश के वित्त मंत्री का मुस्कुराना हो, यानी निर्मला सीतारमण का, या फिर देश का गृह मंत्री का खड़े होकर के सेना के संदर्भ में यह कहना कि जब भी आप अग्निवीर के बारे में या सेना के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा रखेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो इसका जवाब राहुल गांधी केवल इतना कह करके देते हैं कि पिछली बार अग्निवीर के शहीद होने पर जब उसको कंपनसेशन का जिक्र हुआ तो आपने कहा था 1 करोड़ रुपए दिए गए और हमने कहा था कि नहीं दिए गए, और आपकी बात झूठी थी, आपने गलत जानकारी दे दी, क्योंकि जो पैसा उसको मिला था वो इंश्योरेंस का पैसा था। यानी ये कहे कि प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीधे सीधे बताया कि आपने संसद भवन के भीतर गलत जानकारी पिछली बार दिया, और संसद भवन के भीतर रक्षा मंत्री खामोश बैठ जाए, वित्त मंत्री हंसे और ठहाका लगाए राहुल गांधी की तरफ देखते हुए कि ये किन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इनका उससे क्या लेना देना है। वो चाहे हलवा का जिक्र हो, चाहे बजट का संदर्भ में, जो कि बजट तैयार करने वाली जो टीम होती है उसमें कोई भी पिछड़े समाज का नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स नहीं होता है। इन सारे बातों को मुस्कुराने पर भी अगर राहुल गांधी कहे कि मुस्कुराइए मत, इस भारत देश में कास्ट सेंसस हो गई तो ये देश बदल जाएगा। दरअसल इन सारे नैतिक परिस्थितियां इतनी मजबूती के साथ पहली बार संसद भवन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर कोई आवाज उठा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि इस पार या उस पार सांसदों की पूरी लिस्ट पुरानी वाली है, पूरी कतार पुरानी वाली है। पुरानी वाली का संदर्भ में यह है कि मतलब पूरी राजनीतिक दल और सभी सांसद पुराने उस पारंपरिक राजनीति व्यवस्था के आश्रय ही जीते चले आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब 2014 के बाद आए हैं, जब से नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन समय भी इस सांसदों की मौजूदगी इस पार और उस पार बहुत बड़ी संख्या में रही है। और इस भारत देश के भीतर में कॉर्पोरेट की भागीदारी, इस भारत देश में SC ST को लेकर के हिकारत की दृष्टि से राजनीति का देखना, और बजट के भीतर कोई व्यवस्था, यहाँ तक कि पेंशन तक में कोई व्यवस्था 1 पैसे की नहीं की गई, जबकि संसद पार्लियामेंट्री जब हार जाता है चुनाव तो कोई सांसद तो उसको पेंशन दिया जाता है, उसका कोई बड़ा मोटा बजट संसद हर बार पास ही नहीं करती है बल्कि बढ़ा भी देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस जमीन के ऊपर संसद भवन खड़ी है और जिस जमीन के ऊपर संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता भाषण देते हैं, क्या ये दोनों जमीन अलग अलग है? यह पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर के भीतर राहुल गांधी इसी संसद भवन की उसी जमीन को हिला देना चाहते हैं जिस जमीन के ऊपर खड़े सांसदों ने अपने सरोकार देश के आम लोगों से खत्म ही कर दिया है। और शायद इस दौर में इसीलिए खत्म होने की परिस्थिति इतना विकट हो गई है कि देश, कहते हैं ना, समाज के भीतर का वह तबका जो 73% के दायरे में आता है, उसकी भागीदारी इस भारत देश के भीतर नगण्य के बराबर है। कहते हैं ना 0.023% के आसपास ये लोग हैं मुख्य धारा के अंदर शामिल होने वाले 73% जनसंख्या के भीतर से आते हैं। इसीलिए खुल करके इस भारत देश के भीतर और संसद भवन के भीतर जब चक्रव्यूह में शामिल द्रोणाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, इस तमाम लोगों का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने मौजूदा वक्त को 6 नामों का लिया था। नाम लेने में कोई गुरेज नहीं किया। देख लीजिए, जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। असल में इस भारत देश की व्यवस्था की असल खामी तो कहीं ना कहीं यही है
कि इन 6 नामों का जिक्र करने के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस भारत देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन या भारत देश के भीतर में राजनीतिक जागृति जब देश के आम लोगों में आए, उसके साथ साथ इस दौर में आप ध्यान दीजिए, जो खिलाड़ी होते हैं देश के, चाहे वो राजनीति के भीतर हो या फिर बिजनेस के हिस्से में वो खिलाड़ी हो या समाज के अन्य क्षेत्रों में अपने महत्व को बताने समझाने जाए, प्रतिस्पर्धा उनके भीतर इसी बात को लेकर इस दौर में भी मच रही होगी कि अगला नरेंद्र मोदी कौन होगा, अगला अमित शाह कौन होगा, अगला अंबानी कौन बनेगा, अगला अडानी कौन बनेगा, अगला अजीत डोभाल भी कौन होगा, यानी अगली सरकार के भीतर अगला एनएसए कौन होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण के भीतर उस पूरे कहते हैं ना उस माले को ही पिरोते हुए एक ही धागा में सबको पिरोते हुए राहुल गांधी उस संसद भवन के भीतर उस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मर के दिशा में उन सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं जहां पर ये बात किसी के मन में आए ही नहीं कि वो अगले नरेंद्र मोदी के तौर पर किसी को देखेंगे या फिर अगले अमित शाह के तौर पर किसी को देश में देखेंगे। यानी एक स्वस्थ समाज में जिसके हिस्से में जो काम है, कम से कम वो काम खुले स्वच्छंद तरीके से और इंटेलेक्चुअली वो अगर कर पाए, अगर वो प्रोफेशनल है तो, और जिस भी प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं वहां पे उनकी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि सत्ता जब मदहोशी के आलम में होती है तो सब कुछ भूल जाती है, और जिस मीडिया ने राहुल गांधी को एक के बाद एक बीते करीब 1 दशकों में कहां से कहां पहुंचा दिया, या फिर ये कहे कि सत्ता के साथ ढोल बजा करके जिसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया, उसी गोदी मीडिया को आज एक शीशे के बंद कमरे के भीतर मौजूदा सत्ता ने यह कह करके कर दिया कि आप संसद के भीतर नहीं घुसेंगे, नहीं घूमेंगे, इस समय डिस्टर्ब सांसदों को नहीं करेंगे, वहां कोई पार्लियामेंट्री नहीं गई। उनकी बात सुनने के लिए अगर कोई पहुंचा तो वो राहुल गांधी थे। नॉर्मली हम लोग बिजली मांगते हैं, आपको कर दिया हमारा ही जाहिर सी बात है, ये छवि देख करके 2-3 बातें अंत में आपके सामने कि पहला एक सवाल होता है, क्या मीडिया को ये समझ आ गया कि ये सरकार उसे अब कभी भी बांध सकती है? इस दौर में बजट को देख करके क्या मिडिल क्लास समाज समझ गया कि टैक्स का बोझ उसके ऊपर जितना ज्यादा लादा जा रहा है, अब उसको यह समझना पड़ेगा कि वह थाली बजाए या मोबाइल फोन से बिजली रोशनी देगा, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाए, या फिर इस भारत देश के आम किसान एमएसपी को लेकर के क्या इस बात को समझ चुका है कि सरकार की मंशा उस दिशा में देखने की ही नहीं है? यानी ये कहे जो पारंपरिक परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर चली आ रही थी, क्या वो पलट जाएगी? ये पहला सवाल होता है। अगला सवाल होता है, क्या सच में संसद भवन के भीतर उन सारे मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी ने संसद को नींद से ही उठा दिया, यानी नींद से जगा दिया, जहां पर जो सवाल कभी होते ही नहीं थे वो सवाल उसी अंदाज में उसी तर्ज पे हुए जिस सवाल को लेकर के देश की जनता के मन में ये बातें उठती थी, क्या ऐसा हो गया है? वही अगला सवाल, क्या इस दौर के बाद मौजूदा नरेंद्र मोदी सत्ता कहीं और ज्यादा उग्र, या फिर ये कहे कि और अग्रेसिव, या फिर ये कहे कि इस दौर में मौजूदा दौर में वो कहीं गायब तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन के भीतर नहीं पहुंचे थे और राहुल गांधी को कहना पड़ा, आप मेरे किसी भी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, आप लिख करके ले लीजिए। ये परिस्थिति ये बताती है कि पहली बार विपक्ष का नेता अकेले राहुल गांधी खड़े होकर के सत्ता को न केवल चुनौती दे रहा है संसद के भीतर, बल्कि इस भारत देश की जनता को चेता भी रहा है कि आप जाग जाओ, कि संसद जागे या फिर ना जागे, लेकिन सड़कों को जागना पड़ेगा। देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।